स्टूडेंट्स बात करेंगे नेसेसरी कंडीशंस फॉर वेव मोशन। हम जानते हैं कि मैकेनिकल वेव जो है मीडियम डिपेंडेंट है। ठीक है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं मैकेनिकल वेव, JNAL। मैकेनिकल वेव की अगर हम बात करें, मैकेनिकल वेव, और इसमें हम जानते हैं कि लॉन्गिट्यूडनल वेव, ट्रांसवर्स वेव दोनों आती हैं, और ये मीडियम डिपेंडेंट है, यानी कि मैकेनिकल वेव दो तरह की होती है, ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल। तो ये मीडियम डिपेंडेंट है, मीडियम से गुजरती है। तो अब इसके मुताबिक कुछ कंडीशन जो हैं वो ज़रूरी हैं। डिपेंडेंट, DEPENDENT। तो कुछ कंडीशंस जो हैं वो ज़रूरी हैं ताकि वेव जो है प्रॉपरली मूव कर सके। वेव की मोशन के लिए मीडियम में से कुछ कंडीशंस जो हैं वो ज़रूरी हैं, वो कंडीशंस फुलफ़िल होंगी तो वेव जो है वो मूव कर सकती है, अदरवाइज़ वेव जो है वो मीडियम से मूव नहीं कर सकती। तो उन्हीं कंडीशंस के बारे में बात करेंगे हम यहाँ पे। पहली कंडीशन की हम बात करते हैं। तो पहली कंडीशन क्या है जी? पहली कंडीशन ये है कि जो मीडियम है वो इलास्टिक होना चाहिए। ठीक है, मीडियम शुड बी इलास्टिक। मीडियम ये है, ये इलास्टिक होना चाहिए। इलास्टिक, अब इलास्टिक से क्या मुराद है? इलास्टिसिटी जो है ये प्रॉपर्टी है मैटर की, मैटर ऑब्जेक्ट्स की प्रॉपर्टी है कि वो अपने आप को रीस्टोर कर सकें अगर उन पे एक फोर्स अप्लाई की जाए, और फोर्स अप्लाई करने के बाद उनको जब छोड़ा जाए तो अपने आप को रीस्टोर कर सके नॉर्मल फॉर्म में। तो उनकी इस प्रॉपर्टी को हम इलास्टिसिटी कहते हैं। तो मीडियम के इलास्टिक होने से मुराद ये है कि जब उस पर एक वेव अप्लाई हो तो वो उस वेव की वजह से वो मूव तो करे, लेकिन मूव करने के बाद वापस अपनी नॉर्मल फॉर्म में आ जाए जब उसमें से वेव जो है आगे गुजर जाए। अच्छा, इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि हम जैसे कि एक स्प्रिंग की बात करते हैं। ठीक है, स्प्रिंग जो कि हम जानते हैं कि काफ़ी जो है वो लचकदार होता है। ठीक है, उसमें इलास्टिसिटी भी होती है, और इसी के मुताबिक अगर हम देखें कि यहाँ पे अगर फिर हम एक स्प्रिंग में जो है वो एक कंप्रेशनल वेव, यहाँ पे हम जो है वो चलें, यहाँ पे हम जो है वो कंप्रेशनल रीजन प्रोड्यूस हो रहा है, फिर आगे हम रिफ्रैक्शनल रीजन जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं कि यहाँ पे उसके पार्टिकल जो हैं वो दूर जा रहे हैं। अब इसके बाद क्या होगा? जब ये वाला रीजन जो है कंप्रेशनल रीजन, यहाँ पे जहाँ पे ये आपस में पार्टिकल करीब हो रहे हैं, यहाँ से ये जो है वो वेव गुजर के आगे जाएगी तो ये वाला नॉर्मल फॉर्म में आ जाएगा, ये वाला हिस्सा जो है वो नॉर्मल फॉर्म में आएगा। यानी कि पार्टिकल की अगर हम बात करें, पहले एक ही पार्टिकल को हम देखते हैं तो पार्टिकल जो है पहले आगे मूव करेगा, अगले पार्टिकल को एनर्जी शिफ्ट करेगा, और फिर वापस अपनी मीन पोजीशन, वापस अपनी एक्चुअल नॉर्मल पोजीशन पे आ जाएगा। ठीक है, तो यानी कि इस तरह से मूव करते हुए फिर वो वापस आ जाएगा और अगले पार्टिकल को शिफ्ट कर देगा एनर्जी। इसी तरह से अगला पार्टिकल भी जो है वो मूव करेगा, एनर्जी आगे शिफ्ट करेगा और वापस आ जाएगा। तो ये एक्चुअली जो वापस आ रहा है अपनी इलास्टिसिटी की वजह से आ रहा है। अगर हम इसी तरह से एक इसी स्प्रिंग को, इसमें अगर हम ट्रांसवर्स वेव जनरेट करें, ठीक है, हम यहाँ पे इसी में ट्रांसवर्स वेव जो है वो जनरेट कर लेते हैं। हम जानते हैं कि ट्रांसवर्स वेव जो है वो उसमें मीडियम पार्टिकल जो है वो वाइब्रेट करते हैं परपेंडिकुलरली। ठीक है, यहाँ पे फिर हम कोशिश करते हैं इसी मोशन को रिप्रेजेंट करने की। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये जो है, यानी कि नॉर्मल फॉर्म तो उसकी ये थी स्प्रिंग की, तो लेकिन हमने जब जर्क दिया तो वो जो है उसके मीडियम पार्टिकल है जो है वो ऊपर की तरफ उठ रहे हैं। अच्छा, यहाँ से जब वेव गुजर जाएगी तो यानी कि ये वेव का पार्ट जो है जब यहाँ से गुजर जाएगा, मीडियम पार्टिकल वाइब्रेट कर रहे थे अपवर्ड डायरेक्शन में, जब वेव गुजर जाएगी तो फिर इसके बाद क्या होगा? ये नॉर्मल फॉर्म में जो है वो आ जाएगा, यानी कि ये दोबारा से जो है वो इस तरह इस फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, और इससे अगले सेक्शन की अगर हम बात करें, ठीक है, देखें यहाँ पे हम अगला सेक्शन भी चलें रिप्रेजेंट करते हैं। ये वाला अगला सेक्शन जिसमें अभी वेव जो है वो डेवलप नहीं हुई, अभी वेव यहाँ पे नहीं पहुँची मूव करते हुए, तो ये अभी नॉर्मल फॉर्म में है। जब ये वाला पार्ट जो है यहाँ से ट्रेवल करते हुए जब यहाँ पे आएगा तो अब ये वाला जो है वो ये ऊपर की तरफ उठेगा इस तरह से। तो जबकि पहले वाला जो है अपनी नॉर्मल फॉर्म में आ गया। अब नॉर्मल फॉर्म में किस तरह से आ गया? एक्चुअली नॉर्मल फॉर्म में इलास्टिसिटी की वजह से आ गया, ये इलास्टिक था तो इस वजह से नॉर्मल फॉर्म में आ गया और वेव जो थी वो आगे मूव कर गई। ठीक है, तो अगर इलास्टिसिटी ना होती तो क्या होता? तो उसका भी इफेक्ट हम यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। देखें, फिर उसमें ये होगा कि जब हम वेव एनर्जी जो है वो कुछ पार्टिकल्स को शिफ्ट करेंगे, यहाँ पे चले हम एक ऐसा स्प्रिंग जो है वो रिप्रेजेंट कर लेते हैं जो कि
जो है जिसमें इलास्टिसिटी नहीं है, ठीक है, हम सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास एक स्प्रिंग है जिसमें इलास्टिसिटी नहीं है, ठीक है, ये इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं। अब जब हम इसमें वेव जो है, जब हम इसमें इसमें वेव इंट्रोड्यूस करवाएंगे और सपोज के वेव जो है यहाँ वाले पार्टिकल को आगे पुश करती है, जब वो आगे पुश करती है तो क्या होगा, ये पार्टिकल जो है एक दूसरे के इस तरह से करीब आ जाएंगे, अगले पार्टिकल्स तकरीबन अभी भी नॉर्मल फॉर्म में हैं, ठीक है। तो ये पार्टिकल्स करीब आ गए हैं, इनमें इलास्टिसिटी नहीं है, तो ये वापस रिस्टोर नहीं हो सकेंगे, ठीक है, वापस रिस्टोर नहीं हो सकेंगे। इसका मतलब ये है कि इन्होंने एनर्जी यूज़ की अपनी डिफॉर्मेशन के लिए, जो वेव की एनर्जी हमने इनको दी थी कि वो आगे ट्रेवल करवा सकें ये, तो ये पार्टिकल उस एनर्जी को जो है यूज़ करके ये आपस में करीब करीब आ गए। लेकिन अब करीब आने के बाद इनमें इलास्टिसिटी नहीं है, इनमें ये प्रॉपर्टी नहीं है कि ये दोबारा अपनी नॉर्मल फॉर्म पे जा सकें, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी नहीं है तो ये दोबारा से अपनी नॉर्मल फॉर्म पे नहीं जा सकेंगे, तो फिर उस एनर्जी को ये खुद से यूज़ कर लेंगे और वेव जो है वो आगे ट्रेवल नहीं कर पाएगी। तो इसका मतलब ये है कि इलास्टिक होना चाहिए मीडियम, तब ही वेव जो है वो आगे ट्रेवल कर सकती है मीडियम में। और तो ये तो एक कंडीशन हो गई। अब दूसरी कंडीशन जो है वो ये है कि जो मीडियम के पार्टिकल हैं वो एक दूसरे से बिल्कुल ही इंडिपेंडेंट भी ना हो, ठीक है, एक दूसरे से बिल्कुल भी इंडिपेंडेंट ही ना हो कि अगर हम उस पर जो है वो कोई फोर्स अप्लाई करें तो वो उस फोर्स को एक से दूसरे पर जो है वो शिफ्ट ना कर सकें, ठीक है। तो ये भी जो है वो लाजमी हो। यही बात हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि पार्टिकल ऑफ मीडियम जो है एक दूसरे से बिल्कुल भी इंडिपेंडेंट नहीं होने चाहिए। द पार्टिकल ऑफ मीडियम शुड नॉट बी इंडिपेंडेंट, द particles of medium शुड नॉट बी, सॉरी मीडियम के जो है वो आई हमने मिस कर दिया है, MDIUM, मीडियम शुड नॉट बी इंडिपेंडेंट, ठीक है, शुड नॉट बी इंडिपेंडेंट, INDEPENDENT, इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, एक दूसरे से बिल्कुल भी इंडिपेंडेंट ना हो कि उनमें आपस में एनर्जी शिफ्ट हो ही ना सके, ठीक है, एक दूसरे पे फोर्स जो है अप्लाई करके एक दूसरे में एनर्जी जो है वो शिफ्ट ही ना कर सकें, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो यानी कि ये दो कंडीशंस जो हैं वो लाजमी हों तो तब जो है वो वेव जो है ट्रैवल करेगी, अदरवाइज वेव ट्रैवल नहीं करेगी। अच्छा, ये जो हमने सेकंड जो बात लिखी है, सेकंड हमने जो कंडीशन लिखी है, इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि देखें, अगर हम एयर की बात करें, ठीक है, तो अगर जो है वो बहुत ही कम एयर हो, यानी कि पार्टिकल ऑफ मीडियम एक दूसरे से बहुत ही दूर दूर हों और यहाँ पे साउंड वेव ने ट्रैवल करना हो, तो क्या होगा, ये पार्टिकल सपोज कि अगर ये वाला पार्टिकल जो है यहाँ तक पहुँच पाता है, इस पार्टिकल तक पहुँच नहीं पाता, ये काफ़ी एक दूसरे से दूर दूर हैं, एक दूसरे से बिल्कुल अलग अलग हैं, तो नहीं पहुंच पाता है, कोलिजन नहीं हो पाता, एक दूसरे के एनर्जी शिफ्ट नहीं हो पाती, तो फिर वेव जो है वो ट्रैवल नहीं कर पाएगी, साउंड जो है वो यहाँ पे ट्रैवल नहीं कर पाएगी। तो जो हम एक्सपेरिमेंट करते हैं कि अक्सर हम जो है वो ये एक्सपेरिमेंट करते हैं कि हम एक जार में जो है वो साउंड जो है वो प्रोड्यूस करते हैं एक बेल के ज़रिए से, एक घंटी के ज़रिए से, और उसको पहले हवा यानी कि उसमें होती है, फिर हम देखते हैं तो साउंड हमें सुनाई देती है, लेकिन जब हम हवा निकाल देते हैं तो साउंड सुनाई नहीं देती। और अगर हम देखें, अगर हम हवा जो है वो सारी की सारी ना निकालें बल्कि थोड़ी सी उसमें रखें, तो तब हम देखेंगे कि तब हमें साउंड सुनाई तो देगी लेकिन बहुत ही कम सुनाई देगी, क्योंकि पार्टिकल बहुत कम है, एक दूसरे बहुत दूर दूर हो जाएंगे, दूर दूर हो जाएंगे तो वो एक दूसरे से टोटली इंडिपेंडेंट हो जाएंगे और जो है वो साउंड जो है प्रॉपरली वो एनर्जी शिफ्ट नहीं कर पाएंगे। तो एक्चुअली ये कंडीशन जो हैं फिर हम देखते हैं कि ज़रूरी हैं किसी भी वेव को ट्रैवल करने के लिए, किसी भी मीडियम में जब वो ट्रैवल कर रही हो। तो ये हम मैकेनिकल वेव्स की यहाँ पे हमने देखी है, कंडीशंस देखी हैं कि ये कंडीशंस जो हैं वो लाजमी होनी चाहिए ताकि वो ट्रैवल कर सके, ताकि वेव जो है वो ट्रैवल कर सके मीडियम में से।